बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री क्लास 10 में चैप्टर नंबर 5 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 द एटमॉस्फेयर। इस चैप्टर का सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चंस करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन एटमॉस्फेयर एंड एक्सप्लेन इट्स कॉम्पोजिशन। एटमॉस्फेयर डिफाइन करना है और उसकी कॉम्पोजिशन भी बतानी है हमें। आपकी बुक में इसका आंसर पेज नंबर 74 पर है। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ जो है गैसेस की एक लेयर से सराउंडेड है, उसके इर्द गिर्द गैसेस की एक लेयर है, उस लेयर को कहते हैं एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अर्थ लाइक अ बिग ब्लैंकेट ऑफ इंसुलेशन। ये जो लेयर है गैसेस की, ये अर्थ को प्रोटेक्ट करती है एक ब्लैंकेट की तरह, ये इंसुलेट करती है। इंसुलेशन का मतलब है कि इसके अंदर हीट को भी नहीं आने देती वो लेयर, और हीट को बाहर, अर्थ की हीट को बाहर नहीं निकलने देती। इट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सन एंड कीप द हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर हेल्पिंग द अर्थ टू स्टे वार्म। तो एक तो काम ये करती है कि जो सन से हीट आ रही होती हैं और अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती हैं, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और दूसरा काम ये करती है जो अर्थ के अंदर इंफ्रारेड रेज होती हैं उनको अर्थ से बाहर नहीं निकलने देती। दिस बिग ब्लैंकेट ऑल्सो हेल्प टू फॉर्म आर वेदर पैटर्न एंड क्लाइमेट। ये जो एक ब्लैंकेट की तरह की लेयर है, इनकी वजह से ही जो है वेदर या क्लाइमेट बनता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ एंड अर्थ्स इकोलॉजी। और ये जो सारी चीज़ें हैं, वेदर है या क्लाइमेट है, ये अर्थ की इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। द एटमॉस्फेयर डज नॉट एंड एट अ स्पेसिफिक प्लेस। ये जो एटमॉस्फेयर है ये किसी एक जगह पे जाके ख़त्म नहीं हो जाती, किसी मखसूस जगह पे ख़त्म नहीं हो जाती। द हायर अबव द अर्थ समथिंग इज़ द थिनर द एटमॉस्फेयर अराउंड इट इज़। बहुत ऊपर जाते हैं तो ऐसा भी है कि एटमॉस्फेयर है जो बहुत थिन हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है। देयर इज़ नो क्लियर बॉर्डर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस। तो जो आउटर स्पेस है अर्थ के बाहर और एटमॉस्फेयर है, एक तो अर्थ के बाहर है एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर के बाद है आउटर स्पेस। तो कोई ऐसा बॉर्डर नहीं बना हुआ कि एटमॉस्फेयर के बाद ही एक बॉर्डर ख़त्म होगा, एटमॉस्फेयर ख़त्म होगी और जो है स्पेस शुरू हो जाएगी। एटमॉस्फेयर की लेयर जो है वो कहीं पे थिन है और कहीं पे थिक है, कोई बॉर्डर की तरह से नहीं है, ठीक है। इसके आगे इसकी हम कंपोजिशन करते हैं। द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज़ द एयर दैट प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीथ टू सर्वाइव। एटमॉस्फेयर जो है वो एयर है, वो हवा है जिसके अंदर एनिमल या इंसान या प्लांट जो है वो सर्वाइव करते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजन 78.09% and oxygen 20.95% with a small amount of argon 0.93%। देखिए इसमें ये बताते हैं कि जो एयर है या एटमॉस्फेयर जिसमें इंसान या एनिमल ब्रीथ करते हैं, उसके अंदर, उस एयर के अंदर जो है मुख्तलिफ गैसेस की कॉम्पोजिशन है। नाइट्रोजन गैस जो है वो 78.09% है, ऑक्सीजन 20.95% है, और बहुत कम अमाउंट में इसमें आर्गन गैस भी होती है, वो 0.93% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, एंड वाटर वेपर्स एंड अदर गैसेस। उसके अलावा वाटर वेपर्स और दूसरी गैसेस भी हैं। उसके आगे हम देखते हैं देयर आर अ लॉट ऑफ अदर गैसेस लाइक नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन दैट आर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जो इन्होंने अदर गैसेस की थी वो आगे हमें बता दी हैं इसमें नेक्स्ट लाइन में। आर्गन के अलावा नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह भी एटमॉस्फेयर का पार्ट हैं। बट इन मच स्मॉलर अमाउंट सॉलिड पार्टिकल इंक्लूडिंग ऐश, डस्ट, वोल्केनिक ऐश एक्सेट्रा आर ऑल्सो स्मॉल पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा, यानी इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर जो है वो सॉलिड के पार्टिकल भी होते हैं। वो सॉलिड पार्टिकल किस चीज़ के होते हैं? या तो वो ऐश के होते हैं, या डस्ट के, या फिर वॉल्केनिक ऐश के। जो देखिए वॉल्केनोज होते हैं वो फटते हैं तो उनमें से भी ऐश निकलता है, तो वो ऐश भी तो एयर में ही जाता है ना, एटमॉस्फेयर में ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी उसका एटमॉस्फेयर का पार्ट होती हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग क्लाउड्स एंड फॉग। एटमॉस्फेयर के ये सारे पार्ट्स हैं जिनसे जो है क्लाउड और फॉग बनता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। ये आपकी बुक में पेज नंबर 75 पर हमारे पास ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर गिवन है। तो इसके अंदर अगर आप देखें, आपको इस डायग्राम में देखें, तो इस डायग्राम में ये जो पूरा पार्ट है ना, ये है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मेसोस्फेयर, फिर है थर्मोस्फेयर, उसके बाद है एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये सारी स्फेयर्स हैं। आप इसका पार्ट देखें कितना बड़ा है। इसका ट्रोपोस्फेयर जो है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर के जो बाकी के पार्ट्स हैं वो स्मॉल है और ये है सबसे बड़ा पार्ट होता है ट्रोपोस्फेयर। अब इन्होंने हमसे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में
जो है डिफरेंशिएट पूछा है। पेज नंबर 76 पे ये डिफरेंशिएट मौजूद है, मैं आपको ये समझा देती हूँ। ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में हम पढ़ते हैं पॉइंट 1, इट इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। ये ज़मीन का के ऊपर जो सबसे नीचे जो हिस्सा है ना एटमॉस्फेयर का, ये वो है, ठीक है, लोएस्ट पार्ट है। उसके आगे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आफ्टर द ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर के फ़ौरन बाद जो पार्ट आता है वो है स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जो फ़ौरन बाद जो लेयर आती है वो कहलाती है स्ट्रेटोस्फीयर। पॉइंट 2 पढ़ते हैं, इट स्टैंड्स एट हाइट ऑफ अराउंड 11 किलोमीटर अबव द सी लेवल। ये जो है समंदर से 11 किलोमीटर अबव होती है। स्ट्रेटोस्फीयर में पॉइंट 2 है, इट राइजेस अप टू 50 किलोमीटर्स अबव सी लेवल। ये सतह समंदर से तकरीबन 50 किलोमीटर अबव होती है, ऊपर होती है। पॉइंट 3 है, द ट्रोपोस्फीयर मेक अप अराउंड 75% ऑफ द मास ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का 75% जो मास है वो ट्रोपोस्फीयर है। अभी मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया ना कि ट्रोपोस्फीयर जो होती है वो सबसे ज़्यादा पार्ट होती है एटमॉस्फेयर का। कितना पार्ट होती है? 75%। अब स्ट्रेटोस्फीयर को देखते हैं। द स्ट्रेटोस्फीयर हैज़ अ फार लेस अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर देन द ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के निस्बत स्ट्रेटोस्फीयर का बहुत कम अमाउंट होता है एटमॉस्फेयर में। पॉइंट 4 है, एज यू क्लाइम हायर इन दिस स्फीयर द टेम्परेचर ड्रॉप स्टडीली, इट रेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू -50 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रोपोस्फीयर में हम जैसे जैसे अबव ऊपर की तरफ जाते जाते हैं टेम्परेचर जो होता है वो कम होता जाता है और उसकी रेंज कितनी होती है? 15 डिग्री से लेके -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, इतना लो हो जाता है। जब भी हमने देखा है ना जो K2 के जो पहाड़ हैं या हिमालयाज़ के जो पहाड़ हैं वहाँ पे हर वक्त बर्फ़ जमी रहती है और वहाँ पे भी सर्वाइव नहीं कर पाते। जो भी लोग पहुँचते हैं वो बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं वहाँ पे। पॉइंट 4 हम पढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, द टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स somewhat with height and usually the higher the altitude the hotter it gets। तो इसके अंदर भी जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट करता है, यानी चेंज होता रहता है जैसे जैसे इसकी हाइट चेंज होती है, ठीक है। हाइट के हिसाब से इसमें भी जो है टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है या चेंज होता है। आम तौर पे जो जितना इसमें ऊपर जाते जाते हैं ये हॉटर होती जाती है। ट्रोपोस्फीयर कोल्डर होती जाती है और स्ट्रेटोस्फीयर जो है हॉटर होती जाती है। पॉइंट 5 है, ओजोन विच इज़ फाउंड हेयर इज़ अ पॉल्यूटिंग गैस। जो ट्रोपोस्फीयर के अंदर जो एक पॉल्यूटिंग गैस पाई जाती है वो होती है ओजोन। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर हम पढ़ते हैं, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन हेयर शील्ड्स द प्लैनेट फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। इसके अंदर जो ओजोन होती है वो पॉल्यूटिंग गैस, वो पॉल्यूटिंग नहीं होती बल्कि वो एक शील्ड का काम करती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अर्थ तक नहीं आने देती। ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहाँ से निकल रही होती हैं? ये सन से निकल रही होती हैं। तो जब स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो ओजोन है वो शील्ड का काम करती है और सेव करती है अर्थ को, जबकि जो ट्रोपोस्फीयर में जो ओजोन होती है वो पॉल्यूटिंग गैस होती है। पॉइंट 6 है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मूवमेंट ऑफ द एयर एंड दिस एरिया इज़ पार्ट ऑफ एन एक्टिव वेदर सिस्टम। तो इसके अंदर जो होती है बहुत ज़्यादा एयर पाई जाती है ट्रोपोस्फीयर में और इसके अंदर बहुत एक्टिव वेदर सिस्टम होता है। देयर इज़ अ लैक ऑफ एयर मूवमेंट इन दिस एरिया। इस एरिया में यानी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एयर बहुत कम होती है, एयर की मूवमेंट बहुत कम होती है। पॉइंट 7 है, ऑलमोस्ट ऑल प्लेन्स पास थ्रू दिस लेयर। तकरीबन तमाम ही प्लेन्स जो होते हैं वो इस लेयर में ट्रोपोस्फीयर में जो होते हैं फ्लाई करते हैं, जबकि स्ट्रेटोस्फीयर में एयरप्लेन्स आर नॉट परमिटेड इन दिस लेयर। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एयरप्लेन्स को परमिशन नहीं होती फ्लाई करने की। पॉइंट 8 है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर द मोस्ट एसेंशियल गैसेज इन दिस स्फीयर। तो ये जो ट्रोपोस्फीयर है इसके अंदर खास गैसेज हैं, वो कौन सी हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर्स हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में पॉइंट 8 है, इन दिस लेयर वाटर वेपर्स एंड गैसेज आर क्वाइट लो इन क्वांटिटी। इस लेयर के अंदर वाटर वेपर्स या जो गैसेज हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में पाई जाती हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिस्क्राइब दैट हाउ डिफरेंट एयर पॉल्यूटेंट इफेक्ट एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। तो ये एयर पॉल्यूटेंट जो होते हैं जो एयर के अंदर पाए जाते हैं वो एनवायरनमेंट में और ह्यूमन हेल्थ पे कैसे इफेक्ट करते हैं। इसका आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 78 पर है। सबसे पहले हम पॉल्यूटेंट का नाम लिखेंगे, फिर एनवायरमेंटल रिस्क लिखेंगे और फिर ह्यूमन हेल्थ रिस्क लिखेंगे। तो पहला पॉल्यूटेंट हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। एनवायरमेंटल रिस्क इसका क्या होता है? कॉज द प्रोडक्शन ऑफ स्मोक। इससे स्मोक पैदा होता है। स्मोक जो होता है वो फोग, और जब स्मोक आपस में मिलता है उसे कहते हैं स्मॉग, क्योंकि ये ऐसा फोग होता है, ऐसी धुंध होती है जिसके अंदर डस्ट शामिल होती है। या आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे लाहौर के अंदर स्मोक फैलता है,
क्योंकि वहाँ पर जब फसल वगैरह का कचरा जलाया जाता है उसकी वजह से ये स्मोक की प्रोडक्शन होती है। इससे ह्यूमन हेल्थ रिस्क क्या होते हैं? इन हेल्दी पर्सन इट कैन इंक्रीज सिम्टम्स ऑफ कार्डियक डिजीज सच एज चेस्ट डिस्कम्फर्ट, इट कैन ऑल्सो कॉज विजुअल डिफिकल्टीज एंड डिमिनिश फिजिकल एंड मेंटल स्किल। इससे जो होता है एक हेल्दी पर्सन भी कार्डियक डिजीज़ का शिकार हो सकता है और चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, यानी कि पेन वगैरह होता है चेस्ट में, और उसको देखने में भी डिफ़िकल्टीज़ होती है। देखिए जब स्मोक होता है तो दूर तक दिखाई नहीं देता ना, और आँखों में भी जब ये डस्ट जाती है तो उससे आई साइट को भी असर पड़ता है। और जो है मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही इससे ख़राब होती हैं, डिमिनिश मैंने कम हो जाती हैं। सेकेंड हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट कॉज हार्म टू प्लांट्स एंड हेल्प टू द क्रिएशन ऑफ पॉल्यूशन। ये जो होता है प्लांट को हार्म करता है और इससे जो है पॉल्यूशन फैलता है। ह्यूमन हेल्थ में क्या रिस्क होता है इसका? इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो इंसान के सांस लेने का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन हो जाता है। थर्ड हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड। एनवायरमेंटल इससे रिस्क क्या होता है? की कंट्रीब्यूटर टू द क्रिएशन ऑफ एसिड रेन। जो एसिड रेन होती है उसका मेन जो क्रिएटर होता है या इसका जो असल जो जिम्मेदार होता है एसिड रेन होने का, वो क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि एसिड रेन की मेन वजह जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, विच डिस्ट्रॉय फ्लोरा, बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, जो कि प्लांट्स को भी ख़राब कर देता है, बिल्डिंग को भी और मॉन्यूमेंट्स को भी। क्योंकि आपको मैंने बताया था ना, मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं वो मार्बल वगैरह के बने होते हैं और ये मार्बल को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। एसिड रेन जो होती है मार्बल्स को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, इसलिए मॉन्यूमेंट्स भी इससे तबाह हो जाते हैं। ह्यूमन हेल्थ रिस्क देखते हैं। हैविंग ट्रबल ब्रीदिंग स्पेशली इफ़ यू हैव एज़मा और हार्ट प्रॉब्लम। तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है अगर ख़ास तौर पे अगर आप एज़मा या हार्ट प्रॉब्लम के शिकार हैं। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या एज़मा है तो आपको सांस लेने में शदीद डिफ़िकल्टी होती है अगर सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूटेड एयर में हो तो। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ, ओजोन इंटरफेयर्स with certain plants capacity to breathe, making them more vulnerable to other environmental stress, for example diseases, harsh weather। तो जब ये ओजोन O3 जो होता है ये ट्रोपोस्फेयर में होता है, ट्रोपोस्फेयर में तो प्लांट होते हैं ना, तो प्लांट की ब्रीदिंग की जो होती है कैपेसिटी इसकी वजह से कम हो जाती है, क्योंकि प्लांट जो होता है ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है उसको, और उसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है प्लांट के अंदर और उसमें डिजीज़ पैदा होती है और वह हार्श वेदर को फेस नहीं कर पाता। अब हम देखते हैं ह्यूमन हेल्थ रिस्क क्या है। लंग फंक्शन इज़ इम्पेयर्ड एंड ब्रीदिंग पैसेज वेज आर इरिटेटेड एंड इन्फ्लेम्ड। तो इससे क्या होता है लंग्स का फंक्शन मुतासर होता है और ब्रीदिंग का जो पैसेज वेज होता है इरिटेटेड और इन्फ्लेम्ड हो जाता है, यानी उसमें इन्फेक्शन वगैरह होता है और उसमें इरिटेशन होता है। फिफ्थ हमारा है पर्टिकुलेट मैटर कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ हेज एंड एसिड रेन। तो जब ये हवा के अंदर जो होते हैं डस्ट के पार्टिकल जाते हैं उससे क्या होता है, उससे हेज पैदा होता है यानी कि जो धुंध पैदा होती है, और एसिड रेन भी होती है। विच ऑल्टर्स द pH बैलेंस ऑफ स्ट्रीम। जब एसिड रेन होती है उससे क्या होता है जो स्ट्रीम के अंदर वो एसिड का पानी जाता है, एसिड रेन जाती है तो स्ट्रीम्स में pH वो ख़राब कर देता है, वो स्ट्रीम्स में जाता है। स्ट्रीम में जाने से क्या होता है हार्म वेजिटेशंस, बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स। और ये जो एसिड रेन होती है उसकी वजह से वेजिटेशन ख़राब हो जाती हैं क्योंकि हम दरियाओं के पानी से ही तो उनको इरिगेट कर रहे होते हैं। उसके अलावा बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स भी ख़राब हो जाती हैं एसिड रेन से। तो हम देखते हैं ह्यूमन हेल्थ रिस्क क्या होता है। ब्रीदिंग पैसेज डिस्कम्फर्ट, एज़मा, एक्सरसर्बेशंस, इरेगुलर हार्ट बीट। इससे क्या होता है ब्रीदिंग का ही डिस्कम्फर्ट होता है, एज़मा हो जाता है। एज़मा कहते हैं जो सांस की बीमारी होती है। इसके अलावा क्या हो सकता है हार्ट बीट भी इरेगुलर हो सकती है। 6 हमारा है लेड। Biodiversity loss, reduce reproduction and neurological difficulties in vertebrates are all issues that need to be addressed। इससे क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, मतलब और एक और ये होता है कि इससे रिप्रोडक्शन जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अब रिप्रोडक्शन प्लांट की भी हो सकती है और एनिमल्स की भी हो सकती है, क्योंकि देखें आप जब प्लांट के ज़मीन के अंदर लेड चला जाएगा तो उससे प्लांट की रिप्रोडक्शन ख़राब हो जाती है और जो होगा, और उसी प्लांट को उन्हीं पौधों वगैरह को जब वो एनिमल्स खाएंगे तो एनिमल की भी रिप्रोडक्शन जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत कम हो जाती है। ये सारे इससे इश्यूज़ पैदा होते हैं। इंसान के अंदर हम देखते हैं क्या होता है when young children are exposed it can have negative effect on numerous body system। अगर किसी छोटे बच्चे के पेट में या किसी भी तरह से लेड जो है उसके बॉडी के अंदर चला जाता है तो उससे बहुत उसके बॉडी के पूरे सिस्टम जो थे वो उससे मुतासिर होते हैं एंड कैन लीड टू लर्निंग प्रॉब्लम, और उससे उनको लर्निंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनकी जहनी सलाहियत भी कम हो जाती है। एडल्ट कार्डियोवैस्कुलर कॉन्सिक्वेंसेस, और बड़ों के अंदर जो होता है हार्ट की डिजीज़ पैदा हो जाती हैं। ये हमारा सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगी, लेकिन मैं इससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओजोन लेयर, ओजोन की फॉर्मेशन एंड ओजोन डिप्लीशन। उसका कोई क्वेश्चन इन शॉर्ट क्वेश्चन में और डिटेल क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आपको वो ज़रूर करना चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए वही क्वेश्चन जो है इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। लास्ट में मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊँगी जो ओजोन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका एग्जाम में आने का बहुत चांस है। तो आपको इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको 4 के बजाय मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगी। जो 5 क्वेश्चन होगा वो हमारा ओजोन का होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग। इसको देखें तो ये भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही, बस हम इसको ज़्यादा ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। पेज नंबर 82 और 83 से हम इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 82 पे। द नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड लेयर कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन्स इनफ हीट टू कीप द एटमॉस्फेयर वार्म। जो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉर्मल क्वांटिटी में होती है वो हमारी एटमॉस्फेयर को वार्म रखती है। एज अ रिजल्ट मेंटेनिंग अ नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टेंट इन बोथ रिक्वायर्ड एंड एडवांटेजेस फॉर मेंटेनिंग अ कंफर्टेबल टेम्परेचर। इसलिए एक हमारी अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल या कंफर्टेबल रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत एडवांटेजेस या फ़ायदेमंद है। द वर्ल्ड वुड हैव बीन अनइनहेबिटेबल अदरवाइज इंस्टीड ऑफ द करंट एवरेज टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को मेनटेन ना करे तो ज़मीन पर रह नहीं सकेंगे, रहने के काबिल नहीं रहेगा टेम्परेचर। Instead of the current average temperature of 15 degree centigrade, the earth average temperature would be around -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो अर्थ का टेम्परेचर जो है -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ कंटेमिनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर का कंटेमिनेंट नहीं है। इसके बाद हम नीचे से लिखेंगे द फैक्ट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ हार्मफुल गैस, बल्कि फैक्ट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हार्मफुल गैस नहीं है। इट्स राइजिंग कॉन्सेंट्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल इन वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज इज कंसर्निंग। एटमॉस्फेयर में इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इंसानी एक्टिविटीज़ हैं, और वो इंसानी एक्टिविटीज़ क्या हैं? कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो हम अपनी फ्यूल को जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं ना अपनी कुकिंग के लिए या गाड़ियों में, इनकी वजह से, इन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन हमारी एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि इसके बढ़ने से क्या इफेक्ट होता है। इसके बाद हम ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा था। हायर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन जनरेटेड बाय द अर्थ सरफेस। कार्बन डाइऑक्साइड की जब हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है तो वो अर्थ सरफेस पे जो जनरेट हो रहे थे इंफ्रारेड रेडिएशन, उनको कैप्चर कर लेती है अपने पास, उनको जो होती है एब्जॉर्ब कर लेती है। प्रिवेंटिंग हीट एनर्जी फ्रॉम एग्जिटिंग द एटमॉस्फेयर, और जो हीट एनर्जी होती है अर्थ की उसको बाहर एटमॉस्फेयर में निकलने नहीं देती। इट एड्स इन प्रिवेंटिंग द सरफेस फ्रॉम कूलिंग डाउन एट नाइट। इसका फ़ायदा एक तो ये होता है कि रात के वक्त जो होते हैं इससे कूलिंग जो होते हैं ज़मीन जो होती है वो ज़्यादा कूल डाउन नहीं होती, नॉर्मल रहता है टेम्परेचर। एज कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर राइजेज, लेस थर्मल एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने की वजह से जो अर्थ सरफेस से थर्मल एनर्जी जो होती है बहुत कम मिकदार में लॉस्ट होती है। एज अ रिजल्ट द सरफेस एवरेज टेम्परेचर प्रोग्रेसिवली राइज। इसकी वजह से क्या होता है? अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो राइज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसके अंदर हीट ट्रैप हुई हुई होती है, बाहर नहीं निकल रही होती। दिस इज़ नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो गई, उसने हीट को ट्रैप कर लिया, उस ट्रैप होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इसको कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे देखते हैं हम। द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद दिस इम्पैक्ट। इससे जो है डायरेक्ट रिलेशन पता चलता है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ। द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द ग्रेटर द हीट ट्रैपिंग और वार्मिंग। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ही ज़्यादा जो है हीट ट्रैप होगी और ज़्यादा वार्मिंग हो जाएगी, यानी अर्थ जो है और वार्म होती जाएगी। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ये फिनोमिना है, ये कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। और ये प्राइमरी गैसेस का भी आगे हम लाइन ऐड करेंगे। द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर आर वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। तो वो प्राइमरी गैसेज जिनकी वजह से हीट ट्रैप होकर अर्थ से बाहर नहीं निकल रही और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो कौन सी हैं? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन।
हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आप लोगों की सहूलत के लिए ये क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीकों से आ सकता है। जब आप ये पूरे दोनों टॉपिक्स कर लेंगे तो क्वेश्चन वो किसी तरह भी बना के पूछे, आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे ओजोन फॉर्मेशन, यानी ओजोन कैसे फॉर्म होती है। और सबसे पहले हम उसका देखें इंट्रोडक्शन कि ओजोन होती क्या है। देखिए, ऑक्सीजन जो एयर में पाई जाती है वो होती है O2, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी सिंगल नहीं रहता, ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूल की शक्ल में रहता है। उसमें 2 एटम मिलते हैं, O2 बनाते हैं। लेकिन जब O2 के साथ एक और ऑक्सीजन मिल जाए तो वो कहलाता है O3, और जिसे कहते हैं ओजोन। ये ओजोन जो होती है बहुत हाईली रिएक्टिव होती है और ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। और ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि हमारी जो सेकंड वाली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, उसमें ये पाई जाती है। मैं रीड करती जाती हूँ और आपको समझाती भी जाती हूँ। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ओजोन फॉर्मेशन। 3 ऑक्सीजन एटम मेक्स अप ओजोन O3। जो 3 ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं तो वो O3 बनाते हैं। हाईली रिएक्टिव गैस, जो कि बहुत रिएक्टिव गैस है। इट्स अ नेचुरल एंड मैन मेड सब्सटेंस दैट अकर इन द हायर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो होती है नेचुरली भी पाई जाती है और इंसान भी इसको मेट करते हैं। इसको लेबॉर्ट्री में भी बनाया जाता है। हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में ये पाई जाती है। ओजोन हैज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लाइफ ऑन अर्थ डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन इन एटमॉस्फेयर। ये जो है ओजोन का पॉजिटिव भी इम्पैक्ट है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किधर पाई जाए। लेकिन जब ये ट्रोपोस्फेयर में होती है ओजोन O3 तो ये पॉल्यूटेंट के तौर पे काम करती है। और जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में होती है तो ये हेल्पफुल होती है और सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनसे सिक्योर करती है अर्थ को। आगे हम इसको देखते हैं इसका क्या इसका एडवांटेज है। द इंट्रैक्शन ऑफ सोलर अल्ट्रावायलेट लाइट विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रोड्यूस स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन। अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो एयर की ऑक्सीजन के साथ मिलके ओजोन या O3 बनाती हैं। द ओजोन लेयर विच इज़ लोकेटेड अबाउट 6 to 30 माइल्स अबव द अर्थ सरफेस। तो ओजोन की लेयर जो कि हमारी अर्थ की सरफेस से 6 से लेकर 30 माइल ऊपर तक होती है, अबव होती है। डिक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ डेंजरस अल्ट्रावायलेट लाइट एंड रीचेज द अर्थ सरफेस। तो जो सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट होती है ये उसको के डेंजर को कम कर देती है और अर्थ तक पहुंचने नहीं देती, या जो पहुंचती है उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है इसकी वजह से। फोटोकेमिकल इंट्रैक्शन बिटवीन 2 प्राइमरी ग्रुप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस ट्रोपोस्फेरिक और ग्राउंड लेवल ओजोन। तो जो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ओजोन होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वो पॉल्यूटेंट के मिलने से बनती है। वो जो ओजोन O3 बनती है वो 2 एयर पॉल्यूटेंट के मिलने से बनती है। वो 2 एयर पॉल्यूटेंट कौन से हैं, एक है VOC यानी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो ट्रोपोस्फेरिक एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन बनती है, O3 बनती है, इन विच ह्यूमन ब्रीथ, जिसके अंदर इंसान सांस लेता है। और ये वाली जो ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो बनती है ये जो होती है ये एयर का पॉल्यूटेंट कहलाती है। जो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है उसके बहुत एडवांटेजेस होते हैं और जो ट्रोपोस्फेयर में होती है वो असल में एयर पॉल्यूटेंट होती है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया ओजोन की फॉर्मेशन कैसे होती है। ओजोन डिप्लीशन, देखिए अगर सिर्फ ओजोन डिप्लीशन आता है तो आपको थोड़ा सा ओजोन का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। यही वो इंट्रोडक्शन है जो अभी हमने पीछे करा है, वही चीज़ है ये। इसको आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। ओजोन फॉर्मेशन देनी होगी तब भी इंट्रोडक्शन देंगे, ओजोन डिप्लीशन देनी होगी तब भी हम इंट्रोडक्शन देंगे। रीड कर देती हूँ फिर मैं ओजोन डिप्लीशन समझाऊंगी आपको बहुत आसान तरीके से। यहाँ से हम लिखते हैं इसका, ओजोन लेयर इज़ फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर रफली 25 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ से तकरीबन 25 से लेकर 30 किलोमीटर अबव स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये ओजोन लेयर पाई जाती है। दिस लेयर सराउंडेड द अर्थ एंड एक्ट एज अ स्क्रीन अगेंस्ट डैमेजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ज़मीन के इर्द गिर्द जो होती है उसको कवर करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को रिड्यूस कर देती है उसकी रेडिएशन को। अल्ट्रावायलेट रेज वुड इंड्यूस स्किन कैंसर इफ़ ओजोन लेयर वर नॉट प्रेजेंट। अगर ओजोन लेयर प्रेजेंट नहीं होगी तो उससे स्किन कैंसर का जो है वो चांस बहुत बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज एडवांटेजेस टू लाइफ ऑन अर्थ। तो जब ओजोन की लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में होगी, ठीक है, जो सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसमें अगर यानी स्ट्रेटोस्फेयर में अगर ओजोन होगी तो वो अर्थ के लिए बहुत एडवांटेजेस होगी। अब ओजोन के डिप्लीशन क्या चीज़ है वो मैं आपको समझाती हूँ। ये हमने इंट्रो दे दिया, इसके बाद हम ये लिखेंगे, ओजोन कॉन्सेंट्रेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज एसेंशियली कॉन्स्टेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन ड्यू टू द सीरीज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एटमॉस्फेरिक इंट्रैक्शन। क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो कुछ इंट्रैक्शंस होते हैं उसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो होती है ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो एक कांस्टेंट रहती है, ठीक रहती है। लेकिन कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से ओजोन जो है वो डिप्लीट हो जाती है,
हाउएवर डिफरेंट केमिकल इंटरेक्शंस आर डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर यूटिलाइज एज रेफ्रिजरेशन इन एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर। तो कुछ ऐसे हमारे केमिकल्स हैं जैसी एग्जांपल उन्होंने दिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये एक एग्जांपल दिए जो कि हमारी ओजोन लेयर को ख़राब करते हैं। और वो ये कहाँ पे यूज़ होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स? ये रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ होता है एयर कंडीशनर के अंदर या रेफ्रिजरेटर के अंदर। हम रेफ्रिजरेटर के अंदर बर्फ़ जमाने के लिए या कूलिंग के लिए या एयर कंडीशनर में कूलिंग के लिए जो गैस यूज़ करते हैं ना, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी वजह से जो है ओजोन ख़राब हो रही है, ओजोन की डिप्लीशन हो रही है। और कैसे हो रही है ये हम इसमें आगे पढ़ते हैं। यहाँ से मैं दोबारा पढ़ती हूँ। विच आर यूटिलाइज एज रेफ्रिजरेंट इन एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर आर मेजर कंट्रीब्यूटर टू ओजोन डिप्लीशन। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर के अंदर यूज़ होते हैं, ये ओजोन की डिप्लीशन के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, इनकी वजह से हो रही है। दीज सब्सटेंस लीक इन सम वे एंड डिस्पर्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर। अगर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिस्पर्स हो जाएं किसी भी तरह से और ये स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाएं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जब हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में गए, उसमें से क्लोरीन और कार्बन जो है, ये क्लोरीन जो है वो इस CF के साथ से सेपरेट हो गई, कार्बन के साथ सेपरेट हो गई, इसका बॉन्ड ब्रेकअप हो गया। अब ये क्लोरीन जब फ्री रेडिकल बन गई तो ये बहुत हाईली रिएक्टिव है। ये क्लोरीन क्या करेगी, ये जो ओजोन की स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है O3, उसकी ऑक्सीजन को अपने पास ले लेगी। जब ये एक ऑक्सीजन ले लेगी तो O3 से क्या बन जाएगा, ये O2 बन जाएगा। एक ऑक्सीजन क्लोरीन ने ले रही और ये O2 गैस बन गई, ये नॉर्मल ऑक्सीजन गैस होती है। अब ये जो है ओजोन नहीं रही तो ओजोन की डिप्लीशन हो गई, ये नॉर्मल ऑक्सीजन बन गई। ये जो OCl है थोड़ी टाइम के बाद ही ये इसमें से ऑक्सीजन फिर अलग हो जाएगी और क्लोरीन जो है फिर सेपरेट हो जाएगा। जब ये क्लोरीन सेपरेट हो जाएगा ये फिर रिएक्ट करेगा, फिर ये जो है ओजोन की ऑक्सीजन को अपने पास खींचेगा और मज़ीद ऑक्सीजन अपने पास लेगा और फिर दोबारा OCl बना लेगा। इस तरह ये एक क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है ना, ये मिलियंस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल की डिप्लीशन कर देता है। इस तरह ओजोन लेयर जो है वो ख़राब हो रही है हमारी, किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। अब मैं आपको यहाँ से फिर पढ़ के बताती हूँ, मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छी तरह, ये मैं पढ़ के बताती हूँ। दीज सब्सटेंसेज लीक इन सम वे एंड डिस्पर्स इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो सब्सटेंसेज हैं CFCs वगैरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में किसी भी तरह से डिस्पर्स हो जाते हैं, लीक होकर, द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन CFCl3 इज ब्रोकन बाय अल्ट्रावायलेट लाइट। क्योंकि हमें पता है स्ट्रेटोस्फेयर में अल्ट्रावायलेट लाइट होती है। अल्ट्रावायलेट लाइट क्या करती है, क्लोरीन और कार्बन के बॉन्ड को ब्रोक कर देती है। अब जो होता है क्या होता है, रिजल्टिंग इन क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन जो है फ्री रेडिकल बन जाता है। दीज फ्री रेडिकल्स हैव हाई लेवल ऑफ रिएक्टिविटी, ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। दे रिएक्ट विद ओजोन टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द फॉलोइंग वे। ये इस तरीके से क्या करते हैं, O3 की ऑक्सीजन क्लोरीन ले लेता है, O2 बन जाता है और OCl बन जाता है। अब ये OCl में से क्या होता है, फिर ऑक्सीजन सेपरेट हो जाती है, ये फिर क्लोरीन जो होता है फ्री रेडिकल बन जाता है, O3 की डिप्लीशन करता जाता है। ठीक है। अ सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस बाय द breakdown of CFCs has the potential to damage millions of ozone molecule। जो CFC से एक क्लोरीन का रेडिकल निकला होता है वो तकरीबन मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल को ख़त्म कर देता है। द ओजोन होल इज़ अ लोकेशन वेयर द ओजोन लेयर इज़ डिप्लीटेड। जिस जगह पे ओजोन में डिप्लीशन हो जाती है वहाँ पे क्या बन जाता है, वहाँ पे ओजोन का होल बन जाता है, जिसे कहते हैं ओजोन होल। एंटार्क्टिका में सबसे पहले 1980s के अंदर ये ओजोन की डिप्लीशन से जो होल बना था वो देखा गया था। उसके बाद 1990s में आर्कटिक के अंदर भी ये देखा गया है। ठीक है, तो ये ओजोन डिप्लीशन आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो अल्लाह हाफिज़।